हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 18, जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा। कथन का आशय समझाने तथा लिखते समय रुकने का संकेत देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब हम कोई कथन पढ़ते हैं या बोलते हैं, जो कथन हम बोलकर समझाना चाहते हैं, जो आशय होता है उसे बोलने का, पढ़ने का, उनका आशय समझने के लिए जो हम रुकते हैं, तो वो संकेत बताने के लिए कि हमें कहाँ रुकना है वाक्य में, बोलते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि वाक्य में हम रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। कथन का आशय प्रकट करने में विराम चिन्ह अपने महत्व से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत में रुकते हैं। इस रुकने को ही विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय इन विरामों के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम बातचीत भी करते हैं तो अपना आशय बताने के लिए हम रुकते हैं बीच में, तो उस रुकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और लिखने के लिए विराम चिन्ह के लिए एक निश्चित चिन्हों का कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन कौन से चिन्ह हैं देखते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। तो हिंदी में जो विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसमें से पहला है अल्प विराम। पढ़ते समय जहां कम या थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहां अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि जब हमें पढ़ते समय या बोलते समय हमें थोड़ी देर रुकना है तो उसके लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का, जो इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे माँ बाजार से चावल, दाल, चीनी और आटा लाई। तो हमने देखा कि वाक्य में कैसे चावल, दाल, चावल के बाद हम थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद हमने क्या बोला? दाल, फिर उसके बाद फिर हम थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद चीनी, और अब और के बाद हम सीधा क्या बोलते हैं? आटा। तो ये जो चिन्ह है, जो अल्प विराम चिन्ह है, वो थोड़ी देर, वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे हमें समझ आता है कि चीजें अलग अलग है, अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही दूसरा हम देखेंगे, विनोद, सुरेश, रोहित और संतोष खेल रहे हैं। अब हमने देखा विनोद, सुरेश, रोहित। अब इनको, इस वाक्य को पढ़ते हुए हमने विनोद के बाद हम रुके, फिर उसके बाद हमने बोला सुरेश, फिर थोड़ी देर रुके, फिर रोहित। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। दूसरा है पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, राम अभी नहीं आया। तो यानी कि हमने एक वाक्य खत्म कर दिया, तो उस वाक्य को खत्म करने, जब हम एक वाक्य को खत्म कर देते हैं तो उसमें, उसके आगे अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो यानी कि एक वाक्य खत्म, यानी कि समाप्त हो गया है। ऐसे ही तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नों के अंत में लगाया जाता है। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो इस प्रकार से लगाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। यानी कि जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तब हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं वाक्य के अंत में। जैसे पिताजी कहाँ गए हैं,
तुम क्या खा रहे हो। तो ये वाक्य क्या है, इन वाक्यों में क्या किया जा रहा है, इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इन चिन्हों से हमें पता चला कि ये वाक्य प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। ऐसे ही चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को वाक्यों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे कौन कौन से भाव प्रकट, जब हम भाव प्रकट करते हैं जिन शब्दों से, उन शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह क्या सुहावना मौसम है, तो यहाँ पे हम खुश हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वाह शब्द का प्रयोग किया, तो उस शब्द के बाद क्या लगाया गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। ऐसे ही ओह ललित तो बहुत बीमार है, यहाँ पे हम थोड़ा आश्चर्य हो गए। यहाँ पे हम शोक को प्रतीक कर रहे हैं कि ओह ललित तो बहुत बीमार है, तो ओह के बाद किसका प्रयोग किया गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। ऐसे ही पांचवा है विवरण चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, उदाहरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हमें अपनी बात को स्पष्ट करना होता है, उदाहरण देना होता है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे हिमालय का अर्थ है हिम का घर। अब हमें इसका अर्थ बताना है कि हिमालय का क्या अर्थ है, तो इसके लिए हमने इसका प्रयोग किया, कौन से चिन्ह का, हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया कि हिमालय का अर्थ है हिम का घर। अब छठा है योजक, योजक चिन्ह। शब्दों के जोड़ों को परस्पर जोड़ने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हमें शब्दों को जोड़ना होता है, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द है आते और दूसरे शब्द है जाते, अब हमें इसे साथ में दिखाना है, तो हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया, योजक चिन्ह का प्रयोग किया। ऐसे ही सुख दुख, तो हमने यहाँ पे भी किस चिन्ह का प्रयोग किया, योजक चिन्ह का प्रयोग किया। तो ऐसे ही जब शब्दों को परस्पर जोड़कर दिखाना होता है, तो हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने देखा कथन का आशय प्रकट करने में विराम चिन्ह अपने महत्व से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमें जब वाक्यों से जब हमें कथन से अपने आशय भाव प्रकट करने होते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।